की राजनीति करते हैं बार बार मोदी का डर दिखाकर। आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह की राजनीति करेंगे इस वोट बैंक को आप बांट रहे हैं, ऐसे में सीधे सीधे आप मोदी के हाथ भी मजबूत कर रहे हैं? फिर तो देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जहाँ आपने हमें भी भाजपा, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ एक उसमें पंक्ति में खड़ा कर दिया। कांग्रेस लगते हैं आरोप लगाना और उन्हें साबित करना दो बहुत ही विपरीत बात है। तुष्टीकरण की अगर हम राजनीति कर रहे होते तो अल्पसंख्यक समाज आज का प्रतिनिधित्व, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सच्चर कमेटी ने जो तथ्य उजागर किए हैं, किसको माने सर कि अल्पसंख्यक समुदाय का वो नेतृत्व कर रहे हैं? सुधीर भदौरिया बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सारे अल्पसंख्यक उन पर यकीन करते हैं। उधर वहां से यशवंत सिंह समाजवादी पार्टी के नेता, उनका भी यही कहना और आप भी यही बात कह रहे हैं। चुनाव आ रहे हैं तो ये कहना स्वाभाविक है। अच्छा, ऐसे ये कहा जाए कि उनकी बात को हम मान लें, पर लेकिन जो पिछले लोकसभा चुनावों में जो हुआ है, जो परिणाम है या जो विश्लेषण हुआ है, वो उन सत्यों को, उन तथ्यों को की पुष्टि करते हैं या इनके तथ्यों में कितना सार है उस बात को वो जताते हैं। जहां तक मैं ये सिर्फ इतना कह सकता हूँ। ये बताइए मुझे, एक सवाल का जवाब दीजिए आप। उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में हमने देखे किस तरह से दंगे हुए, दंगे की आग में उत्तर प्रदेश चलता रहा। केंद्र में आपकी सरकार थी, क्या किया आपने? देखिए, केंद्र में तुरंत वहां आपको ये बताना चाहूंगा कि जब दंगे हुए तो तुरंत अविलंब बिना ये पीछे पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां भेजा गया, बिना पीछे भेज दिया आपने? जी हाँ पैरा जो सबसे ज्यादा जो एक मानसिक रूप से जो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि किसी न किसी कारण आपने काबू किया, राज्य सरकार ने नहीं किया। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। कहीं न कहीं सुरक्षा की भावना हमने जागृत करने का प्रयास किया। की क्या कर रहे थे वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता? आप समझिए, अब ये तो आप उनसे प्रश्न पूछिए कि उस दौरान या उसके पश्चात सफाई में क्या हो रहा था। उसका जवाब आपको जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ सिद्धार्थ जी बोलिए। आपने मुजफ्फरनगर की बात करी और कांग्रेस को उसका जवाब ठीक से देना चाहिए कि गवर्नर की जब रिपोर्ट आई थी, क्या 355 के तहत उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से, मुख्यमंत्री से कोई प्रश्न किए थे या नहीं किए थे? क्या इन लोगों के जब नेता राहुल गांधी वहां पर गए थे शिविरों के अंदर, क्या वो खाली एक ही तरफ गए, मुस्लिमों के यहाँ गए या हिंदुओं के यहाँ भी गए थे या नहीं गए थे? तो जो सांप्रदायिकता और वो दोनों संप्रदाय के पीछे भाग रहे हैं। इन लोग भूल जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 82% और भी वोटर्स हैं, उनका भी ख्याल करिए। आप 100% लोगों का ख्याल करिए, संपन्न होगा राज्य को भी मिलेगी। आप कहेंगे झुंझुना दोनों समुदाय के लोगों ने गया, ये आप लोगों की रीति रही है। धर्मात्मक प्रचार आप लोग करते हैं और धर्मात्मक तरीके से लोगों को आप गुमराह करने का प्रयास करते हैं। तू मैंने ना पड़े। सिद्धार्थ नाथ जी, मेरा आपसे सवाल है, आप लोगों को कहीं अब ये तो नहीं लगने लगा है कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा बना दिया, एक ऐसा चेहरा बना दिया जो बहुत विवादित है, कोई स्वीकार्य चेहरा लाना चाहिए था? क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो ये जयललिता, ममता, माया सब साथ थी, आज मोदी के नाम पर कोई साथ आने को तैयार नहीं है? देखिए, हम चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, इनके दम पे नहीं लड़ रहे हैं। हम सिद्धांतों और राष्ट्रवाद की बात करते हुए लड़ रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं और हमें मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो आज आपके चैनल पे तीनों लोगों से दिख रही है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा निर्णय 100% करेक्ट है और हम लोग नरेंद्र मोदी सिद्धांतों की बात करते हैं, अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं, जो कि सिद्धार्थ नाथ जी जयललिता से तो शॉल भी भेंट कराए थे नरेंद्र मोदी जी। कोलकाता गए तो ममता बनर्जी के खिलाफ एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, न मायावती पे सीधा हमला करते हैं। इसके बावजूद नहीं जा पा रहे। फिर आपने गलत बयान किया। अच्छा, मैं आपने फिर गलत बोला, इसलिए मैं आपको उसको करेक्ट कर देता हूँ। बोलिए। जिस दिन मोदी जी ने कलकत्ता में बोला था मैं वहाँ का प्रभारी, सुन लीजिए। हाँ बोलिए। मैं प्रभारी भी हूँ, सह प्रभारी वहाँ का हूँ। हाँ। और वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे जब पब्लिक से पूछा क्या आप लोगों को परिवर्तन मिला, क्या आप लोगों को परिवर्तन मिला, आपको कहीं गुंडागर्दी से परिवर्तन मिला, आपको विकास से परिवर्तन मिला, ध्यान क्यों नहीं लिया उन्होंने ममता बनर्जी का? लेफ्ट पर उन्होंने जबरदस्त हमला किया था। नहीं, लेफ्ट पर उन्होंने हमला किया बाकायदा, ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया उन्होंने। इसके पीछे क्या मसला है विनोद शर्मा जी? ये कौन सी राजनीति है? बावजूद
में साथ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने टीएमसी का नाम लिया, ना लेफ्ट के प्रकाश कारात का नाम नहीं लिया था। विनोद शर्मा जी, तो इसलिए आप लोग घुमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था और उनका भाषण भी मेरे पास है और वो सर्कुलेट आप लोग को कर चुके हैं। क्यों ऐसा हो रहा? स्वीकारता नहीं बढ़ पा रही है, चाहिए तमाम प्रयास करना। नहीं, देखिए बात यह है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए सिद्धार्थनाथ जी, मेरा सीधा सा सवाल है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो क्या आप हमें आश्वस्त करते हैं आज कि भविष्य में भी अगर आपको गठबंधन में सहयोगी दलों की जरूरत पड़ी तो आप इनसे मदद नहीं लेंगे सरकार बनाने के लिए? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किसी भी पॉलिटिकल दल को अछूत नहीं कहा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपके लिए दरवाजे वो है खोल कर रखना चाहते हैं सारी संभावनाएं। हमें अपने बलबूते पे लड़ना है, अपने बलबूते पे हम लोग वो जो 272 प्लस है उसको पाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए विनोद शर्मा जी। देखिए सच्चाई ये है कि 2014 के बाद 3 प्रांतों में इलेक्शन होंगे असेंबलीज के, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, तो इसलिए वहां पर जो रीजनल पार्टी हैं उनके लिए दिक्कत होगी मोदी साहब का सानिध्य ढूंढने में। रही बात कि उस वक्त जब दंगे हुए मुजफ्फरनगर में तो किसका क्या रोल था। देखिए ये जो डिबेट इस पे मुजफ्फरनगर पे रही है वो थोड़ी सी मैं समझता हूँ लोगों को करेक्टली इन्फॉर्म नहीं करती। केंद्र जो है वो दंगों में जब कोई दंगे कहीं हो जाते हैं तो केंद्र डायरेक्टली इंटरवेंशन नहीं कर सकता है, बेस्ट केंद्र एडवाइस कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को। और उस वक्त जब दंगे हुए थे तो एक डिमांड ये हुई थी कि इस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए जी। और इसको सरकार को कांग्रेस बर्खास्त क्यों नहीं कर रही? इसलिए नहीं कर रही कि बाहर से समर्थन देती है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक पहलू है। और उसका दूसरा सुनिए, मुजफ्फरनगर हुआ था उस वक्त ये क्या गया था, दरअसल ये मैच फिक्स है। सुनिए सर, उसका दूसरा पहलू ये है कि वही लोग ये डिमांड कर रहे थे जो फेडरलिज्म का हवाला देते हैं। देखिए अगर कहीं दंगा हो जाता है तो अगर दंगे पे आप सरकारें बर्खास्त करना शुरू कर देंगे तो फिर नरेंद्र भाई को तो चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए था ना अभी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस डिबेट को हम लोग जरा ऑब्जेक्टिव रखे हैं। कोई फेडरल प्रिंसिपल्स है जिसका अनुपालन होता है और उसके चलते जो मुजफ्फरनगर में हुआ, जो भी हुआ, बहुत ही शर्मनाक था और उसमें कई लोगों की जवाबदेही है। एक जवाबदेही मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की भी बनती है। वो जवाबदेही ये है कि जो एमएलए जिनका नाम उजागर होकर सामने आया उनको एक स्टेज पे जहां मोदी जी बाद में आए उनसे पहले वहां पर उनको अलंकृत किया गया, उनको ऑनर किया गया, सम्मानित किया गया। और देखिए ये भी एक राजनीति है वोट बैंक की, क्योंकि ये आज के दिन जो जाटों का वोट है वो पोलराइज्ड है और उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने की संभावना है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें सब जो है इस हवा में ये सब नंगे हैं, हर कोई वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहा है और रोकना चाह रहा है। हाँ, बोलिए सिद्धार्थनाथ जी, बोलिए। ऐसा है विनोद जी, जिस व्यक्ति के बारे में आप कह रहे हैं एमएलए जो है संगीत सोम जी की बात कर रहे हैं, और मैंने कोई नाम नहीं लिया आपने, तो थोड़ा सा ले भी जाना चाहता हूँ। जो एसपी है, एक सेकेंड, समाजवादी पार्टी जिसके आजम खां के ऊपर पुलिस ने, सिंह ने, सब लोगों ने बोल दिया उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। समाजवादी पार्टी जो है वो गलत एफआईआर दर्ज करने में, केस बनाने में माहिर है। उनके ऊपर जो एनएसए लगा था वो भी विड्रॉ कर दिया कोर्ट ने। तो अब आप बताइए किस रूप में उनको दोषी आप मान सकते हैं? और आपको या मेरे को किसी को भी आपत्ति क्यों होनी चाहिए कि हम अपने प्रोग्राम से उनको ले जाएं और उनको सम्मानित करें? तो फिर मोदी जी की हर तरफ से जर्नलिस्ट भी घेरने की प्रयास करें तो जर्नलिस्ट वो भी अच्छा नहीं होगा। यशवंत जी, यहाँ तो ये भी आरोप आपे लगा रहे हैं बीजेपी के नेता कि आप लोग एफआईआर भी नहीं सही दर्ज की आप लोगों ने इस पूरे केस में। देखिए सांप्रदायिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो उसे अपनी सांप्रदायिकता को सिद्ध करना है कि हम सांप्रदायिक हैं, उसके लिए वो अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, जब घटनाएं होगी तो जो घटना में रिपोर्ट आती है जिला प्रशासन उसको रिपोर्ट करता है और जो स्थानीय लोगों के बीच घटना घटती है वो लोग करते हैं। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। दुर्गा शक्ति नागपाल मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट आई थी ना, दुर्गा शक्ति नागपाल बात करिए। एक मिनट, अगर आपके पास कॉन्क्रीट बात नहीं है
उड़ान भरना है तो पूरा यशवंत जी हम शांतर हो रहा है ये है तो धरना आज हम डिबेट नहीं करें। यशवंत जी आप 1-to-1 कर देंगे, आपसे ज्यादा ज्ञान रखूंगा, ये मेरा वादा है। एक मिनट यशवंत, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। चलिए हम वापस लौटते हैं जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। यशवंत जी आपका इस बात को लेकर चिंतित नहीं हो रहे हैं जो दावा मायावती ने कर दिया? मैं आपको चैलेंज नहीं करता हूँ, आप चैलेंज तो मायावती को करिए। चलिए सर, चुनौती बाद में एक दूसरे को दे लीजिएगा। मेरा ये सवाल कर चुके हैं, मोदी जी ने गोरखपुर से ललकार दिया था और उसके बाद से आप घबराए घूम रहे हैं। चैलेंज पर मायावती को दिख रहा है कि ठीक है वो वोट बैंक आपके पास आ जाए, उसको पकड़ने के लिए आज उन्होंने एक अपना जो चेहरा होती है तो उन्होंने आगे होती है। लोग सरकारें इसीलिए अच्छा काम करती हैं कि जनता उसको पसंद करे। तो हिंदू मुसलमान की सरकार पे ही तो सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सरकार आपने किया फिर? दलित पिछड़ा अगड़ा के नाम पर नहीं हो। सुदीन भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सुदीन भदौरिया बोलिए। देखिए, इन लोगों का फिक्स मैच है। आपको याद होगा 2003-4 में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने तो इन्हीं के स्पीकर थे। हमारी पार्टी को बीजेपी के स्पीकर ने तोड़कर और इन लोगों का सहयोग दिलवाकर मुख्यमंत्री बनवाया और कोई फैसला भी नहीं होने दिया जब तक वो स्पीकर और बने रहे। मैं कहना चाहता हूं कि स्वयं ये सब लोग दोनों पार्टियां फिक्स मैच खोल रही हैं और दोनों दो पहलू हैं, मुलायम सिंह और मोदी। अच्छा एक और मैच की बात करें सुदीन भदौरिया। समर्थन दिया था, हमने स्वीकार किया था और आपने अपराधीकरण जो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का था उसको खत्म करने के लिए हमको समर्थन दिया था। जनता ये सोच रही था मोदी ने नहीं दिया, मोदी उस समय दे दिया। एक चीज जान लीजिए सुदीन जी, जनता ये सोच रही है कि अगर सारे मैच और जो है हार लेके मायावती अहमदाबाद गांधीनगर गई थी तो वो कौन सा मैच फिक्सिंग था? ये लीजिए। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी 2007 में गई थी बंदरिया जी और प्रधानमंत्री थे 2007 में गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात को इन्होंने नेता रहे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या बात कर रहे हैं ये? इनको मालूम नहीं है 2007 में हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश में। क्या बात कर रहे हैं ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ 2007 में मुख्यमंत्री के रूप में वो एक और मुख्यमंत्री को माला पहनाने गांधीनगर गई थी। वो कौन सी मैच फिक्सिंग थी? जी आप क्या बात करेंगे, आप क्या बात करेंगे? आप तो स्वयं हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस मसले को छोड़ें। फिक्स मैच भदौरिया जी आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है उत्तर प्रदेश में? मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ। अपराधीकरण चाहते हैं या सांप्रदायिकता आपके लिए बड़ा मुद्दा है? एक मिनट। मुलायम सिंह अपराधीकरण और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण दोनों कर रहे हैं और ये फिक्स मैच खेल रहे हैं मोदी जी के साथ। और मोदी जी इस समय देश के लिए सांप्रदायिक की राजनीति के सबसे बड़े नंबरदार हैं। तो क्या हम ये माने आप आश्वस्त करते हैं देश की जनता के भविष्य में भी चुनाव के बाद भी अगर ऐसी कोई संभावना बनती है भारतीय जनता पार्टी को आपको सपोर्ट देने की लेने की तो आप इसके लिए तैयार नहीं होंगे? भविष्य में भी कोई गठबंधन ऐसा नहीं बनेगा? देखिए ये देश बाबा साहब के द्वारा तैयार किया संविधान उसके प्रति प्रतिबद्ध है। इस देश में मोदी कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते और बहन मायावती जी ने इस बात का आह्वान किया। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। इस विश्वास का आधार क्या है? छोटे में बताइएगा। वो जनता निर्णय करेगी, मायावती नहीं करेंगे। इस देश के मतदाता विश्वास का आधार यह मत रखिएगा। देश के लोग इसका आधार यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश में इस बात का असर हो रहा है और लोग जान रहे हैं कि मोदी जी के आने से इस संविधान को भी सुरक्षा है। इस देश के अंदर जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको तो अपने अपने तरीके से आप लोग परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल कमेंट आपसे आखिर में चाहूंगा विनोद शर्मा जी, ये क्या खालिश राजनीति होती है? ये सेकुलरिज्म का जो नाम लिया जाता है, क्या इसका हवा जानबूझ के खड़ा किया जाता है सांप्रदायिकता का? देखिए दोधारी तलवार होती है और इसमें जिस तरह की आज भाषा माननीय मायावती जी ने इस्तेमाल की वैसी भाषा कुछ अर्ली 90s में मुलायम सिंह जी इस्तेमाल किया करते थे
और उसके चलते पोलराइजेशन हुआ था, हमने अपनी आंखों से देखा है। मैं समझता हूं कि जनता को लुभाने का पूरा अधिकार हर पॉलिटिकल पार्टी को है, और उसमें सबमिशन रहता है विकास का, उसमें सबमिशन रहता है इमोशंस का, और इसलिए इस पूरे खेल में कोई ये कहे कि मैं रूल्स के हिसाब से खेल रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि रूल्स तो पॉलिटिक्स में होते नहीं है। वो रूल तो छोड़िए, अभी तमाम नेताओं ने खुद ही एक दूसरे की पोल खोल दी। तो सही ना, देखिए बात यह है कि पेरो जो इलेक्शन लड़ा था यूएस में, उसने कहा था कि देयर आर रूल्स इन वॉर, देयर आर रूल्स इन मड रेसलिंग, बट देयर आर नो रूल्स इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में कोई रूल नहीं होते, एक दूसरे पे उंगली पर उठाए, सब वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। ठीक है, और वो जहां तक परमिसिबल लिमिट्स में कर रही है सही है जी, लेकिन अगर उस लाइन को आप क्रॉस करेंगे तो नुकसान उसको होगा जो लाइन क्रॉस कर। वक्त इतना ही है। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मजहब की राजनीति क्या भावनाओं को भड़काने के लिए की जाती है, वोट बैंक पर निशाना साधा जाता है, आप खुद तय कीजिए, उसी आधार पर लोगों को वोट दीजिए। चुनाव बहुत जल्द आने वाला